वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल बोधी ट्री। तो आज हम रज असाइनमेंट में पेपर नंबर 1 का सेक्शन बी सॉल्व करने वाले हैं। सो आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। सो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर बेनिफिट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन बी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। यानी कि हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए हमारी ड्यूटीज क्या है, एज ए सिटीजन हमको क्या करना चाहिए। तो इंडिया हैज अ रिच एंड वेरिड हेरिटेज। इट इज द प्राइमरी एंड पायस ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एंशियंट मेमोरियल प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल हेरिटेज एंड वैल्यूज। तो हमारा जो देश है इसकी जो हेरिटेज है अब बहुत ही अलग अलग है। आप नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो आपको सब कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। तो हमारा जो भी मेमोरियल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो मेमोरियल है उनको प्रिजर्व करना हमारी ड्यूटी है। हमको किसी भी कीमत में उसको प्रिजर्व करना चाहिए। आर्टिकल 51A, ये खास याद रखना, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स। ये 1 मार्क में पूछते हैं तो कौन सा आर्टिकल आपको सजेस्ट करता तो आर्टिकल 51A। ये आपको बताता है कि हमारी ड्यूटीज क्या क्या है। इन दैट 6, 7 एंड 9 स्पेशली डिस्क्राइब द ड्यूटीज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज। इसमें जो 6, 7, 9 जो है ये हमको बताता है कि कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए हमारी ड्यूटीज क्या है। ये भी याद रखना, ये भी आपको 1 मार्क में पूछा जाएगा। ओके, and these duties are to understand the importance of our harmonious culture, prosperity and preserving। हमारा जो कल्चर है हारमोनियस है, यानी हमारे बीच में हारमोनी है। हमारे देश में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, फिर भी हम सबके बीच में हारमोनी यानी एकता है, उसको समझना है। हमारे देश की जो प्रॉस्पेरिटी है उसको समझना है और उसको प्रिजर्व करना है। ओके, मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड द wild animals and birds along with maintaining the natural environment and to show comparison comparison के बदले यहाँ आना चाहिए compassion, यानी सबके प्रति दया भावना हमको रखनी चाहिए। बराबर, फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, जो भी नेचुरल चीजें हैं उनको हमको प्रिजर्व करना चाहिए। The protection of public property and giving up violence are also included in it। Public property यानी जिसको आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है हमारे टैक्स से बनती है, तो उसको प्रिजर्व करना भी हमारी ड्यूटी में आता है। Our next question is, what are the distinct physical features of the people of Australoid race? यानी ऑस्ट्रेलॉइड रेस के जो लोग हैं उनके फिजिकल फीचर्स क्या है। तो पीपल ऑफ दिस ट्राइब कैम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। तो वो कहाँ से माइग्रेट करके आए थे? साउथ ईस्ट एशिया से। देयर फिजिकल फीचर्स वेयर डार्क कॉम्प्लेक्शन, यानी काले रंग के होते थे, ब्रॉड हेड, चौड़ा माथा होता था, फ्लैट नाक चपटी होती थी, एंड शॉर्ट हाइट, और इनकी हाइट भी थोड़ी कम होती थी। ये इनके फीचर्स याद रखना, डार्क कॉम्प्लेक्शन, ब्रॉड हेड, चौड़ा माथा, फ्लैट नोज और शॉर्ट हाइट, ये इनके खास फीचर्स थे, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन भवई। भवई के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो इट इज अ स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट दैट स्टार्टेड 700 ईयर्स एगो बाय असाइड ठाकर। ये नाम खास याद रखना। तो भवाई वॉज स्टार्टेड बाय असाइड ठाकर, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। दिस आर्ट इज प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन अलॉन्ग विथ एंटरटेनमेंट एट इकोनॉमिक रेट, प्रोमोटेड ड्यूरिंग सोलंकी ईरा। सोलंकी ईरा में इसको प्रमोट किया था। ये एंटरटेनमेंट भी देता है और इट इज इकोनॉमिकल, क्योंकि इसमें किसी तरह के स्टेज या किसी भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती है। दिस वी कैन से दिस इज वन टाइप ऑफ स्ट्रीट ड्रामा। It was chiefly performed without curtain, with light humor and with the music playing on trumpet।
इसमें एक स्पेशल ट्रम्पेट का यूज होता था जिसको बोलते थे बूंगड़, इसका इसमें यूज होता था भवाई में। और इसमें ह्यूमर होता था, सटायर, वी कैन से नॉट ह्यूमर, सटायर देते थे जिससे लोगों को जागृति आए, लोगों में अवेकनिंग आए। कैरेक्टर्स डिस्गाइज इन द फॉर्म ऑफ रामदेव, झंडा झूलन, कजोड़ा एटसेट्रा आर द मेन फीचर्स ऑफ भवई। ये याद रखना करेक्टर, रामदेव, झंडा झूलन एंड कजोड़ा। कजोड़ा का मतलब होता है मिसमैच, ये इसके खास उसके करेक्टर्स होते थे। थीम्स ऑफ भवई इंक्लूड्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइज, जो समाज में जो कमियां होती थी, जिसके कारण समाज पिछड़ा होता था, उसके ऊपर ये लोग प्रहार करते थे। द कैरेक्टर्स लाइक रंगला रंगली आर यूज्ड टू प्रमोट द प्रोग्राम्स लाइक गर्ल एजुकेशन, सेव द गर्ल चाइल्ड एटसेट्रा। ये रंगला रंगली कैरेक्टर को खास याद रखना, ये 1 मार्क में कई बार पूछते हैं कि रंगला रंगली कैरेक्टर्स जो हैं किस आर्ट से जुड़े हैं, दे आर कनेक्टेड विथ भवई। Those who perform this भवई play trumpet and pray to the goddess by reciting hymn, यानी सबसे पहले देवी की स्तुति की जाती है और उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है गिव इंट्रोडक्शन ऑफ संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर का इंट्रोडक्शन देता है। तो दिस राइटर ऑफ टेक्स्ट वॉज पंडित सारंगदेव। संगीत रत्नाकर को किसने शुरुआत किया था? पंडित सारंगदेव। संगीत रत्नाकर इज बिलीव टू बी यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको समझने में संगीत रत्नाकर इंपॉर्टेंट है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे कंसिडर संगीत रत्नाकर एज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक। विष्णु नारायण भातखंडे ये इसको सबसे रिलायबल, सबसे ऑथेंटिक बुक मानते हैं। संगीत रत्नाकर इज एन एंशियंट बुक ऑन म्यूजिक एंड ही लिव्ड इन दौलताबाद। जो पंडित सारंगदेव थे वो दौलताबाद में रहते थे। सो ही वॉज फेमिलियर विद साउथ एंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। ये दोनों जो साउथ और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक से दोनों से इनको अच्छा इनको नॉलेज था, तो इन्होंने अपनी बुक में दोनों चीजों को मेंशन किया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलिफेंटा केव्स। तो दीज केव्स वेर बिल्ट इन द अरेबियन सी 12 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई में जो इंडिया गेट है वहां से आपको शिप में बैठो 12 किलोमीटर आप जाओगे तो समुद्र के अंदर आपको ये एलिफेंटा केव देखने को मिलेगा। एंड देयर आर 7 केव्स। ये जो मैं जिस चीज को अंडरलाइन कर रहा हूं उसको खास आपको ध्यान रखना है। उसमें 7 केव्स है। सोशल साइंस में जब भी आप लिखते हो तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सब इंक्लूड उसमें होनी चाहिए। There is a huge stone monument of elephant. On showing this structure, the Portuguese named it Elephanta. जब पोर्टुगीज ने जब केव को देखा तो उन्होंने सबसे पहले एक एलिफेंट की एक स्टेच्यू देखी तो उन्होंने उसका नाम रख दिया एलिफेंटा। मैनी ब्यूटीफुल फिगर्स हैव बीन कार्व्ड आउट ऑफ देम द मैग्निफिसेंट त्रिमूर्ति टेम्पल। त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये है इन केव नंबर 1। क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन विच केव इज त्रिमूर्ति टेम्पल। तो त्रिमूर्ति टेम्पल इज इन केव नंबर 1 इन एलिफेंटा केव्स। त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये चीज आप याद रखना। इन 1987 यूनेस्को हैज प्लेस्ड एलिफेंटा केव्स इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। 1987 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था 1987। और यूनेस्को शब्द भी याद रखना, यूनेस्को जो इंस्टीट्यूट है ये वर्ल्ड हेरिटेज के प्लेसेस को डिक्लेयर करता है, यूनेस्को, ये याद रखना। लोकल फिशरमैन कॉल इट धारापुरी। तो दिस क्वेश्चन में भी आस व्हाट इज एलिफेंटा नॉन एज इन बाय लोकल पर्सन, तो देन इट इज नॉन एज धारापुरी। लोकल जो वहां के जो फिशरमैन है वो इसको धारापुरी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट के बारे में बताना है। तो फोर्ट ऑफ आगरा इज इन आगरा सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश।
इट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन्स, इसको लाल किला भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज रेड फोर्ट. देर आर टू रेड फोर्ट्स, वन इज इन आगरा एंड द अदर इज एट दिल्ली. So it was made of red stone, so this is also known as Red Fort. It was built by Akbar in 1565 AD. अकबर ने इसको बनाया था 1565 AD में. One can see the reflection of Hindu and Iranian style of art. यहाँ पे हिंदू और ईरानियन स्टाइल देखने को हमको मिलती है. ओके, सो ये जो था ये रेड फोर्ट, ये अकबर ने खास करके प्रोटेक्शन के लिए बनाया था. ये जो रेड फोर्ट है इसके आजू बाजू कैनाल बनाई गई है जिससे इसको क्रॉस करना काफी टफ हो जाता है. द फोर्ट हैज 70 फीट टॉल वॉल विद 1.5 माइल्स सरकमफ्रेंस. इसका सरकमफ्रेंस है 1.5 माइल का और 70 फीट ऊंची एक दीवार बनाई गई फॉर प्रोटेक्शन. रेड स्टोन्स आर स्किलफुली एम्बेडेड ऑन द वॉल इन सच वे दैट नो क्रैक्स कैन बी सीन ऑन द वॉल. ये जो पूरी जो दीवार है ये लाल पत्थर से बनाई गई है, लेकिन उसकी स्पेशलिटी है कि उसमें क्रैक्स अपने को देखने को नहीं मिलते. इट डेपिक्स दिस आर्किटेक्चुरल फॉर्म ऑफ गुजरात एंड बंगाल. इसमें गुजरात और बंगाल का हमको आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं. गिव डिटेल्स ऑफ चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट तो एजिटेशन हैड टेकन प्लेस इन इंडिया लाइक चिपको मूवमेंट टू सेव फॉरेस्ट. ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए किया गया था उत्तराखंड में. अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंडी प्रसाद. ये दो नाम याद रखना, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद. इन लोगों ने गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पेड़ों को बचाने के लिए इसको किया था. इन टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तरांचल पीस लवर कैंप फॉरवर्ड टू सेव द देवदार फॉरेस्ट. देवदार के जो जंगल होते हैं उनको बचाने के लिए आए थे. इन दिस मोमेंट द ट्री लवर्स यूज्ड टू एम्ब्रेस द ट्रीज सो एज टू सेव देम फ्रॉम बीइंग कट. ये जो लोग थे पेड़ों को गले लगाते थे जिससे कि कोई पेड़ों को काट ना सके. इसी तरह का मूवमेंट जो था बिश्नोई लोगों ने भी चलाया था. बिश्नोई तो आप लोग जानते ही होंगे. बिश्नोई लोगों ने भी इसी तरह का चिपको मूवमेंट चलाया था खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए. सो दिस इज चिपको मूवमेंट. ये जो मेन नाम है आपको याद रखने, प्लेस याद रखना है, क्यों हुआ था, किस तरह से हुआ था, एवरीथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे मिनरल्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन. व्हाई? देखो, जो मिनरल्स है किसी भी देश का जो ग्रोथ है मिनरल्स के आधार पे होती है. जो देश जितने ज्यादा मिनरल्स का यूज करता है वो उतना ज्यादा डेवलप करता है. ओके, सो पहले हम लोग स्टोन एज में जिए, फिर उसके बाद आया कॉपर एज, फिर उसके बाद ब्रास, फिर उसके बाद आयरन एज. इस तरह से ये चलता रहा. तो मिनरल्स हैव प्लेड अ लार्ज रोल इन द ह्यूमन प्रोग्रेस. मैन्स रिलेशन विथ मिनरल्स इज वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग. In this today's industrial age, from small pin to big machines, all are made of mineral. चाहे आप छोटा सा पिन बनाओ या बड़ा सा कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाओ, बराबर, सुई से लेके जहाज तक सब किससे बनता है? मिनरल से. द प्रोडक्शन बाय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोवाइड द नीड्स ऑफ द कंट्री एज वेल एज अनवैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज. तो देखिए, जैसे हमने कोई मिनरल लिया, उससे कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो उससे हमारा तो काम हो रहा है. फिर जब हम उसको दूसरी कंट्रीज में सेल करते हैं तो हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है. तो उसके कारण जो कंट्री ग्रो करता है, एज अ रिजल्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इंक्रीज. और इसके कारण क्या होता है, जब हम मिनरल का यूज करते हैं तो देश की जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता है. दस मिनरल्स आर कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इंपोर्टेंस ऑफ आयरन एंड लिस्ट डाउन इट्स टाइप. आयरन का क्या इंपोर्टेंस है और उसका टाइप्स हमको बताने हैं. तो आयरन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो सब किसके कारण है? आयरन के, क्योंकि सब जगह आयरन का यूज होता है. इट इज यूज वाइडली इन मेकिंग ऑफ स्मॉल पिंस टू लार्ज मशीन, कार्स, ट्रक्स, शिप्स, रेलवे, ब्रिजेस, वेपन. हर चीज बनाने में हम लोग आयरन का यूज करते हैं.
इट इज चीपर, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ। उसके टाइप्स याद रखना, हीमेनाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटिक्स नहीं है, इट इज मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट। हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। आयरन पायराइट भी बोलते हैं। एंड इट इज फाउंड इन मैक्सिमम आयरन जो है हमको आयरन यहाँ से मिलता है कर्नाटका से। इसके अलावा हमको ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन सब जगह से हमको आयरन का और मिलता है। और मतलब उसमें से हम प्योर करके, इसको प्योरीफाई करके हमको आयरन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन मीन? तो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ? तो व्हेन वेरियस फैक्टर्स पॉल्यूट लैंड, एयर एंड वाटर एंड रिड्यूस इट्स क्वालिटी, इट इज टर्म्ड एज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जब हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से लैंड, एयर, वाटर ये पल्यूट हो जाता है, उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। सच चेंजेस अकर ड्यू टू मैन मेड रीजन्स। इस सब प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है मनुष्य नाम का प्राणी। जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, मैन मेड एक्टिविटीज होती है, उसके कारण ये एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। वॉल्केनोस, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड्स, फ्लड, साइक्लोन आर द नेचुरल कॉजेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जैसे वॉल्केनो इरप्शन होगा तो आजू बाजू एयर पोल्यूशन होगा, अर्थक्वेक के कारण बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन, फॉरेस्ट फायर के कारण जंगलों में प्रदूषण होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो ये जो है ये नेचुरल रीजन्स है जिसके कारण एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी डिवाइड्स द सोसाइटी एंड नेशन जस्टिफाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिज्म का मतलब समझिए। कम्युनलिज्म का मतलब हुआ कि जब आप अपने धर्म को बेस्ट मानते हो और दूसरे रिलीजन को आप अपमान करते हैं, देन इट इज कम्युनलिज्म। तो जब भी कम्युनलिज्म बढ़ता है तो जो सोसाइटी है उसमें क्लेश होता है, जो सोसाइटी में है उसमें डिवाइड हो जाता है। सो मैनी ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनलिज्म। ये कम्युनलिज्म के कारण ही हमारे देश का पार्टीशन हुआ था, दो देश बने थे, इंडिया और पाकिस्तान। बट उसके बाद भी आज भी ये कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम है, ये बरकरार है। इट इज हार्मफुल, ये बहुत ही हार्मफुल है। इट लीड्स टू सोशल टेंशन इन द कंट्री। इसके कारण क्या होता है, राइट्स होते हैं, सोशल टेंशन होता है, लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। पीपल स्टार्ट कंसिडरिंग देयर ओन फ्रेंड्स एज एनिमीज। लोग अपने दोस्तों को ही एनिमी मानने लगते हैं। बिकॉज ऑफ विच एटमोसफियर ऑफ डिफरेंस एंड हेटर्ड इज क्रिएटेड। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। इट लीड्स टू कम्युनल राइट्स और क्वारल्स। इससे कारण दंगे होते हैं, झगड़े होते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर हार्मफुल फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल इंटीग्रिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। अब जब देश के अंदर ये गृह युद्ध होगा, लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, राइट्स होंगे, तो देश उसमें कैसे सर्वाइव करेगा? तो उसके कारण देश को बहुत नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, on the travel of West Bengal, it is observed that people use jute products like sape, rope, etc. and usage of these products is too much. Why so? तो देखो, वेस्ट बंगाल में किसका यूज होता है ज्यादा? जूट का। इट इज ऑल्सो नॉन एज गोल्डन फाइबर, ये भी याद रखना। जूट इज नॉन एज गोल्डन फाइबर। तो किसी भी जगह पे कोई भी चीज का यूज कब होता है ज्यादा? जब उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इट विल बी चीप। तो जो चीज चीप होगी उसका लोग ज्यादा यूज करेंगे। ओके, सो वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस अबाउट 80% ऑफ जूट। 80% जूट जो है हमारा वेस्ट बंगाल में होता है। देयर आर मेनी मिल्स ऑफ जूट एंड मिल। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द हुगली। हुगली नदी जो है, जो गंगा नदी है, उसी को वेस्ट बंगाल में हुगली कहते हैं। ड्यू टू चीप लेबर, पोर्ट एंड फॉर फैसिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट, इंश्योरेंस एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो, इस जो जूट के प्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, तो हुगली का पानी अवेलेबल है।
ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाता है, लेबर इज ऑल्सो वेरी चीप, यहाँ पे जो लेबर है वो भी बहुत चीप मिलता है, इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी है, इसलिए यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। देयरफॉर पीपल यूज जूट एट मैक्सिमम, दे यूज सैक, सैक मतलब होता है थैली, रोप रस्सी मेड ऑफ जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म्स कम्युनलिज्म एंड माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। हाँ, सो पहले कम्युनलिज्म, टू बिलीव और फॉलो एनी रिलीजियस और सेक्ट इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। किसी भी रिलीजन या सेक्ट को हम फॉलो करते हैं, दैट इज कम्युनलिज्म। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, the scheduled castes and scheduled tribes are officially designated group of people and among the most disadvantaged socio-economic groups in India। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये वो लोग जो थे, दे वेर अलूफ फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी से अलग थे। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ वो लोग हमारे साथ कॉप अप नहीं कर पाए, सो दे रिमेंड बैकवर्ड, और उसके बाद उनको समाज के साथ जोड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने उनको रिजर्वेशन दिया, सो दैट दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेक्शन भी पूरा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।